स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज यहाँ जो हम अब तक केसेस करते हुए आए हैं, एपिसोड करते हैं आपके लिए, उनसे थोड़ा सा अलग ये वीडियो होगा। और ये एपिसोड जो है वो ऐसा है कि जिसमें आपको एक ऐसे समय के बारे में पता चलेगा, भारत के एक ऐसा टाइम जिसमें भूत कॉल्स लोगों के पास आते थे। ये कहा जाता था कि भूत कॉल का जो खौफ था वो पूरे भारत में फैला हुआ है, ना सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बल्कि साउथ इंडियन स्टेट्स तक भी ये जो पूरा डर था, ये जो डर का माहौल था वो बनता था। तो आखिर ये जो भूत कॉल्स थे, इनकी हकीकत क्या थी, ये आज आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा ये जो पहला केस था जिसके बाद साल 2004 से जिसकी शुरुआत हुई, तो आखिर ये क्या केस था, कैसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से एक नंबर दिया जाता है और उसके बाद लाखों लोग देश भर से उस पर कॉल करते हैं सिर्फ इसलिए कि जिससे वो भूत से बात कर पाएँ, आत्माओं से बात कर पाएँ। किस तरह से आगे बढ़ते हुए इन केसेस में अब तक लोग कॉल करते थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ घोस्ट नंबर्स थे, कुछ घोस्ट कॉल के नंबर बताए गए, उनसे लोगों के पास कॉल पहुंचना शुरू होते हैं। तो ये क्या था, कैसे नरक का नंबर या फिर हेल लाइन कहे जाने वाली जो कॉल्स थे वो लोगों के पास पहुंचते हैं और उनकी हकीकत असल में क्या थी, ये भी आपको पता चलेगा। व्हाट्सएप का जब दौर आया तो उसके बाद कैसे व्हाट्सएप पर भी एक शापित नंबर सामने आता है, क्या उसकी असली हकीकत थी, क्या सच्चाई थी, वो आपको पता चलेगा। और आखिर में कैसे एक बहुत बड़े वंगिरी स्कैम का ये जो पूरा कॉल्स थे वो रूप ले लेते हैं, कैसे लोगों से लाखों रुपए, हज़ारों रुपए एक बार में ठगे गए। तो ये सब कुछ आज आपको यहाँ पता चलने वाला है। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप अगर ऐसे किसी इंसिडेंट को उस समय आपने देखा हो, आपके परिवार में किसी ने देखा हो, तो वो ज़रूर बताइएगा। उनसे पूछ के कमेंट आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की। तो आज से करीबन 22 साल पहले, साल 2004 की बात है, जब भारत में मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो रैपिडली, उनकी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो रही थी। आम जनता के पास फ़ोन पहुंच रहे थे। हालांकि मोबाइल फ़ोन भारत में 95 में ही आ चुका था, जब पहली दफ़ा फ़ोन पर बात कराई गई थी उस समय के जो दूरसंचार मंत्री थे उनकी, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर के साथ में, ज्योति बसु के साथ में, जहाँ तक मुझे याद है। तो उस समय से ही फ़ोन, तो खैर पहली जो बातचीत थी वो रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन ये जो घटना शुरू हुई वो हुई 2004 से। 2004 में फ़ोन्स जो थे वो आम जनता के पास पहुँचना शुरू होते हैं। लोगों के पास जब फ़ोन आ गए तो उन्होंने उसको यूज़ करना, एक नई टेक्नोलॉजी थी, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके साथ फैमिलियर होना शुरू किया। लेकिन इस बीच में फ़ोन टेक्नोलॉजी की, मोबाइल टेक्नोलॉजी की इस रैपिड ग्रोथ के बीच में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि पब्लिक की जो एक डिजिटल लिटरेसी होती है या फिर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। लोग उतनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर नहीं पाए। उन्हें नहीं पता था कि इसमें और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, क्या अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। और यहीं से ये जो केसेस थे वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो साल था 2004, पहला जो केस था वो इसी समय पर आया, और ये आया उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। दरअसल जो कहानी बताई गई, जो एक खबर के तौर पर सामने आई थी, ये बताया गया इसमें कि एक लखनऊ के पास में इलाका है, वहाँ पे रहने वाला एक सिंह परिवार है। उनकी एक बेटी जो कि कॉलेज जाती थी और उस रास्ते में ही उसका एक दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उस लड़की की मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हुई तो इस समय उसके पास में एक मोबाइल फ़ोन था। घर वालों ने उसको, क्योंकि वो कॉलेज जाया करती थी, हाल ही में उसने शुरुआत की थी, तो उसे एक मोबाइल फ़ोन दिला रखा था। ये जो लॉस था परिवार के लिए बहुत बड़ा था, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके बाद जो कहानी आगे सामने आई वो ये थी कि उस लड़की की मौत के बाद में ही उस परिवार के पास उसी रात करीबन 2:20 के आसपास, 2:15 के आसपास की बात है, रात के 2:15 के आसपास, उनका एक घर का लैंडलाइन बजता है और उस लैंडलाइन पर जो नंबर था जिससे जो कॉल आया हुआ था वो उस लड़की के फ़ोन से था, यानी कि जिसकी मौत हो चुकी है। वहाँ पे उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। कॉलर आईडी जो थी वो उस लड़की का मोबाइल नंबर था। यहाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो बताया गया इस पूरी कहानी में, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ये था कि उस लड़की का जो फ़ोन था वो रिकॉर्ड्स में जो पुलिस थी उनके पास में दर्ज था, उनके पास रखा हुआ था एक्सीडेंट के बाद। तो फ़ोन को रिकवर कर लिया गया था वहाँ से। लेकिन स्टिल ये फ़ोन आना एक तरह से टेक्निकली इम्पॉसिबल चीज़ की तरह इसको देखा गया। अब यहाँ ये पहला इंसिडेंट हुआ, लेकिन इसके बाद अगली जो कुछ रातें आईं तो वही 2 बजे से 3 बजे के बीच में रात में उस घर के लैंडलाइन पर बार बार ये जो कॉल्स थे वो आते गए। परेशान होकर घर वालों ने अपना लैंडलाइन कनेक्शन जो था वही कटवा दिया। तो इसके बाद घर में एक और फ़ोन था उस लड़की के पिता के पास, तो वहाँ अब उस मोबाइल फ़ोन पर सेम उसी नंबर से कॉल आते रहे।
कॉल जब वो उठाया करते थे तो इस बीच में उस लड़की की रोते हुए आवाज़ें आती थीं, कई फुसफुसाने की आवाज़ें आती थीं। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें चलीं, यहाँ पे बताया जाता है कि वो परिवार जो था इस पूरे इंसिडेंट से बहुत परेशान रहा। ये जो इंसिडेंट था कुछ समय तक खबरों में रहता है, लोगों ने इसके बारे में बात की साल 2004 में, लेकिन इसके बाद सडनली ये गायब हो जाता है, जैसे कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर ये जो इंसिडेंट लोगों के कानों तक पहुंचा, ये जो खबर लोगों के कानों तक पहुंची, यहीं से जो मिस्टीरियस रहस्यमय जो कहानियाँ थीं फ़ोन कॉल से जुड़ी हुई, उनके लिए ये एक बेस बन चुका था। कुछ ही महीने के बाद में 2004 और 2005 के आसपास अब यहाँ से ये जो केसेस थे वो आगे बढ़ना शुरू हुए। दरअसल ये जो 2004 और 5 के बीच का समय था, इस समय पर एक और ऐसा डर सामने आया, रेड नंबर का, लाल कलर का नंबर। बताया गया कि उस समय पर दरअसल बहुत बड़े बड़े जो देखिए ब्रांड्स थे, उन्होंने अपने फ़ोन लॉन्च किए थे। कई छोटे छोटे कीपैड जो बार फ़ोन जिनको कहा जाता है, वो जो आते थे उस समय, तो कहते हैं कि उनका जो सर्विस प्रोवाइडर था वो कंपनियां खुद होती थीं, और उसके बाद में वो कई सारे ऐसे उस समय पर फ़ोन भी आते थे जो कि चाइनीज़ हैंडसेट होते थे। सर्विस प्रोवाइडर यहाँ इंडियन होते थे। तो उन चाइनीज़ हैंडसेट में, क्योंकि लोगों के लिए ये सब कुछ नया था, उन्हें उतना अलग अलग फंक्शन नहीं पता थे कि हर फ़ोन का अलग अलग फंक्शन होता है और उसके कलर अलग होते हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ उन चाइनीज़ हैंडसेट में देखा जाता था, उन मोबाइल फ़ोन्स में देखा जाता था कि जो कॉलर आईडी स्क्रीन होती थी वो कई दफ़ा लाल कलर की लाइट जलाती थी, लाल कलर की बैकलाइट उसमें जलती थी, या फिर जो डिजिट थे उसके, कभी किसी फ़ोन आने से, आमतौर पर जो फ़ोन का जो नंबर है वो ब्लैक या फिर वाइट कलर में दिखेगा, या फिर कभी कभी इस तरह का कोई नंबर अगर आता है तो उसमें लाल कलर से वो नंबर शो होता था। यही पूरा इस कहानी का एक बेस बनता है। रूमर यहाँ से ये फैलना शुरू हुआ 2004 और 5 के बीच में कि अगर आपके फ़ोन पर एक लाल कलर का नंबर आता है, या फिर फ़ोन आते टाइम पे एक लाल कलर की लाइट अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर जलना शुरू होती है, तो ये मान लीजिएगा कि ये फ़ोन अगर आपने उठाया तो एक बहुत तेज़ फ्रिक्वेंसी आपके कानों पे पड़ेगी, जो कि आपके कानों को और आपके दिमाग को अचानक हो सकता है कि उसकी नस फाड़ दे, या फिर आपकी मौत भी हो सकती है। इस तरह की एक अफवाह जो थी वो उड़ना शुरू हुई। लोगों को लगता था कि अगर ये अचानक लाल लाइट जल रही है फ़ोन आने पर, तो वो कहीं उसको उठाने से उस फ़ोन को मर ना जाए, उनके ऊपर कोई हानि ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें चली। अब इस बीच में लोगों ने एक, कहते हैं ना कि एक जगह अलग बात होती है अफवाह में, दूसरी जगह उसमें दो बातें और जोड़ के कर दी जाती हैं। तो यहाँ कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ये भाई कोई तांत्रिक नंबर है, ये कोई ऐसा नंबर है जिसमें भूत प्रेत जो हैं वो कॉल करते हैं, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कोई बुरी आत्मा है जो कि ऐसा कॉल करती है। तो ये सब बस वर्ड ऑफ माउथ एक तरह से फैलना शुरू होता है यहाँ से वहाँ, और उसके बाद दिल्ली से लेकर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अलग अलग जगह पर, छोटे छोटे शहरों में ये जो पूरी अफवाह थी वो फैल जाती है। रियलिटी जो थी असल में वो बताई जाती है इसकी कि दरअसल ये जो चीप चाइनीज़ फ़ोन्स थे उस समय के, कुछ ब्रांडेड हैंडसेट्स थे, उनकी जो कॉलर आईडी थी या जो रेड कलर का एक नंबर जो शो होता था, वो दरअसल उनकी इनबिल्ट, उनका जो एक स्ट्रक्चर था उस फ़ोन को बनाया गया था, उसमें रेड कलर का नंबर कभी अगर मान लीजिए किसी कंपनी से फ़ोन आ रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल आपका कोई रिलेटिव या कोई नोन पर्सन फ़ोन नहीं कर रहा है, कंपनी से फ़ोन आ रहा है, तो वहाँ पे वो रेड नंबर से उसको शो किया करते थे, या फिर डिस्प्ले के स्टाइल के अकॉर्डिंग रेड जो बैकलाइट होती थी वो जला करती थी, और लोग इसको समझ नहीं पाए। सिंपल इतनी सी चीज़ थी, और यहाँ पे एक रूमर फैल जाता है। कम से कम 2-3 महीने ऐसे निकल गए थे जब ये रूमर भी वहाँ पे 2004 और 5 के बीच में रहा है, लोगों के बीच में भय बनाया है इसने। कोई भी वेरीफाइड मेडिकल केस इस तरह का कि किसी की नस फटी हो, इस तरह का कान की या फिर जो दिमाग की नस है वो फटी हो, ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया। किसी ने भी ऐसा कॉल कोई उठाया है अगर, तो उसके साथ में कोई इंस्टेंट डेथ का भी केस सामने रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन ये एक ओवरऑल रूमर था जो कि इसी तरह से यहाँ से फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से करीबन 1 साल निकला, साल 2006 आया। 2006 में एक केस आता है मध्य प्रदेश से। दरअसल मध्य प्रदेश का ये जो पूरा देवास, इंदौर, भोपाल का जो बेल्ट है, जबलपुर का जो बेल्ट है, इस इलाके से ये खबरें आनी शुरू होती हैं। हुआ यहाँ पे क्या था कि देवास और इंदौर बेल्ट में एक लोकल न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस लोकल न्यूज़पेपर को आर्टिकल दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता था उस समय पर, और आज भी ये चीज़ें चलती हैं कि कोई अगर लोकल न्यूज़पेपर है, अगर आप उसमें कुछ छपवाना चाहते हैं, पब्लिश कराना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं, एक आर्टिकल अपना खुद से लिख के देते हैं, और उसके बाद उसको कई दफ़ा बिना जांचे परखे भी छाप दिया जाता है, कई दफ़ा प्रॉपर बाकायदा उसकी जांच की जाती है अगर कोई सेंसिटिव केस है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही हरकत हुई थी। हो सकता है कि कोई नोन पर्सन हो किसी न्यूज़पेपर में, उसका एक शख्स कोई काम करता हो और वहाँ पे उसने इस आर्टिकल को छपवा दिया हो।
तो बेसिकली देवास और इंदौर बेल्ट में ये जो आर्टिकल छापा गया था लोकल हिंदी न्यूज़पेपर में, उसमें एक स्टोरी थी और उस स्टोरी में एक क्लेम था कि एक आदमी जिसकी रोड एक्सीडेंट पे मौत हो गई, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था और वो मोबाइल फ़ोन उस एक्सीडेंट में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो जो फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन आज भी उस नंबर पे बाकायदा एक नंबर दिया गया था और ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास में वो है जो छापा था, लेकिन हो सकता है कि आज वो किसी और को अलर्ट हो गया हो, तो ये बताना उचित नहीं होगा वीडियो में। तो खैर वो जो नंबर था, उस नंबर पे ये बताया गया कि कॉल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आज भी उस नंबर पे उस व्यक्ति का जो उसकी आत्मा है या जो उसका भूत है, वो इस नंबर को उठाता है, वो उस पर बात करता है और वो लोगों के सवालों के जवाब देता है। ये इस आर्टिकल में लिखा गया कि वो जवाब देता है और क्या क्या जवाब देता है। वो आपका फ्यूचर बता सकता है, आपके कपड़ों का कलर, आपका नाम, सब कुछ बता सकता है, आपको डिस्क्राइब कर सकता है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब एक न्यूज़पेपर में जब ये आर्टिकल छपेगा तो उसके बाद लोग जब उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रतिक्रिया आएगी, रिएक्शन आएगा। रिएक्शन यहाँ भी आया। आर्टिकल में बाकायदा नंबर क्योंकि दे दिया गया था, लोगों ने इस पर कॉल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे कॉल लगातार उस नंबर पे किए जाते थे और लोगों को अजीब सी कोई ना कोई आवाज़, कई बार लोगों का कहना था कि अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं इस पर। एग्जैक्ट किसी को कुछ पता चला हो ये कभी भी सामने नहीं आया, लेकिन इसकी असलियत थी ये कि दरअसल ये नंबर जो था, ये मोबाइल नंबर, ये एक ज़िंदा शख्स का था, एक ज़िंदा लड़के का था, जीवित लड़के का था। नाम था नीरज यादव। नीरज यादव का एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था ये, जिसको छपवा दिया गया था एक पेपर में। लड़का जो था वो सीहोर का रहने वाला था, 21 साल की उम्र थी और इस समय इंदौर में रहकर MPPSC की तैयारी कर रहा था, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा था। तो इंदौर में रहा करता था। इंदौर में कई सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, PSC की तैयारी करते हैं MP में। इसी तरह का एक लड़का था 21 साल का, नीरज यादव। अब किसी इसके जानने वाले ने या फिर किसी ने प्रैंक करने के लिए ये नंबर छपवाया होगा, लेकिन हुआ इसका नतीजा ये कि एक दिन के अंदर नीरज के पास कम से कम 250 कॉल्स आती थी। 250 से 300 कॉल्स ऐसी थीं जो वो बताता है कि उसके पास लगातार आती थीं और हर बार जो भी लोग सामने से होते थे तो वो ये पूछा करते थे कि क्या तुम भूत हो? अच्छा, मेरी बहन की शादी कब होगी? क्या मैं पास हो जाऊँगा? मैंने क्या कलर के कपड़े पहने हैं? मेरा नाम क्या है? ये ऊल जलूल जो सवाल थे, ये सारी चीज़ें लोग नीरज से लगातार पूछते थे और नीरज अपनी सफाई देते देते थक गया था। फाइनली नीरज ने इंदौर पुलिस को, इन 250 कॉल्स के आने के बाद में इंदौर पुलिस को जाके ये सारी बात बताई। पुलिस के जो लोग थे उन्होंने कई सारे नंबर्स पे कॉल किया, कॉल करके उनको सफाई दी कि भाई ये जो है एक जीवित व्यक्ति का नंबर है, किसी भूत का, किसी आत्मा का नंबर नहीं है, इस तरह के किसी तांत्रिक का भी नंबर नहीं है, तो आप ये सब ना पूछें। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि ये जो पूरा केस रहा, इसने नीरज की जो डेली लाइफ थी, एक लड़का जो कि MPPSC की तैयारी करने के लिए गया था इंदौर, कुछ समय के लिए उसको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। तो ये भी केस यहाँ पे रहा। अब ये जो केस निकला इस देवास और इंदौर बेल्ट से, तो इसके बाद में एक और केस सामने आता है जबलपुर का, फिर एक केस सामने आता है, सेम यही स्टोरी जबलपुर का, उसके बाद में देवास का एक और केस। तो ये केसेस सामने आते रहे और इस बार इसमें एक एक चीज़ ऐड कर दी जाती थी कि न्यूज़पेपर में, वहीं पे एक लोकल न्यूज़पेपर में फिर से एक आर्टिकल छपा है, सेम यही स्टोरी है कि एक शख्स था जो कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, मोबाइल फ़ोन जो उसका वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आज भी वो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव है और इस पर कॉल करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री कॉल है। ये सब चीज़ें ऐड कर करके इस बार बताई गई और सेम यही जो स्टोरी थी पूरी रिपीट होती रही। कई लोग ऐसे थे जो कि इससे परेशान हुए जिनके नंबर दिए गए थे। असल में कोई ऐसा आत्मा या कोई भूत इस तरह की चीज़ नहीं थी कि वो नंबर से कॉल अपने उठा रही हो और किसी को फ्यूचर बता रही हो। इसी साल 2006 में अब ये जो भूत कॉल का जो पूरा एक डर था वो मध्य प्रदेश से होते हुए पहुंचता है बिहार। अब ये केसेस यहाँ बिहार से आने शुरू होते हैं और बिहार में भी स्पेसिफिकली भागलपुर और आसपास का जो एरिया साबौर, नाथनगर, घोघा, यहाँ से ये जो केसेस थे वो रिपोर्ट होते हैं। यहाँ जो घोस्ट कॉल की वेव थी वो दरअसल उल्टी चल रही थी। अब तक क्या होता था कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, उसमें एक नंबर दिया गया है तो लोग उस पर कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे अब 4 ऐसे नंबर थे अलग अलग जो कि बताए गए हैं, लेकिन आपको क्योंकि अब किसी और को अलॉट हो चुके होंगे तो नहीं बता सकते। तो 4 ऐसे ये नंबर थे जहाँ से लोगों के पास अब डायरेक्ट खुद से कॉल पहुँचता था। तो ये जो इंसिडेंट थे वो यहाँ पे आने शुरू होते हैं, लोगों के पास इन नंबरों से कॉल जाया करते थे। कॉल जो भी उसको उठाता था उस कॉल को, तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें, अजीब सा शोर सुनाई देता था, कई दफ़ा रोने चीखने की आवाज़ें आती थी। और कई इंसिडेंट में ये सामने आता है कि बताया जाता था कि एक
2 से ढाई बजे रात के इस टाइम पर अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको खजाना चाहिए तो लाल कोठी के पीछे आ जाइए। ये यहाँ पे रिपोर्टेड ये स्टेटमेंट कि लाल कोठी के पीछे जाएंगे तो करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल यहाँ पे ये जो कॉल्स आने शुरू हुए, लाल कोठी का जिक्र था, तो बताया जाता है कि इस पूरे एरिया में खबर जो सामने जो कहानी आती है उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक लाल कोठी हुआ करती थी जो पहले एक स्कूल था, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, लेकिन बाद में उसे पोस्टमार्टम सेंटर बना दिया जाता है। अब ये कितना सच है ये लोग बता सकते हैं जो वहाँ पे रहते हैं उस इलाके में, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे ये कहानी थी कि एक लाल कोठी जो है वो पहले एक एजुकेशन सेंटर था, बाद में पोस्टमार्टम सेंटर बन गया, और उसके बाद में इसी वजह से इसके साथ में थोड़ा सा डर भी जुड़ा हुआ है, लोगों को इसी लाल कोठी के पीछे बुलाया जाता था। ये कॉल कई सैकड़ों लोगों तक पहुँचे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। हालांकि कितने लोग लाल कोठी के पीछे गए ये अभी रिकॉर्डेड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस दौरान में 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट से अपना एक बयान दिया था। एक वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते थे अश्विनी कुमार झा नाम के व्यक्ति, उन्होंने 3 नंबर बताए, 4 नंबर माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये बताया कि ये 4 नंबर हैं जिनसे मेरे पास कॉल्स आए और बहुत ही वियर्ड कॉल हैं, अजीब सी इसमें आवाज़ें आती हैं, लोग लाल कोठी के पीछे आने का बताते हैं, हालांकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। एक दूसरे लोकल रेसिडेंट वहाँ के विश्वास कुमार, वो क्लेम करते थे, उन्होंने अपने क्लेम किया था कि एक कॉल आया उनके पास में इन्हीं नंबरों में से एक से, और उसके बाद उनका जो फ़ोन था वो स्नैक करने लगता है, उनका जो फ़ोन था एक तरह से वो उसकी स्क्रीन जो थी वो ब्लैंक हो गई। ये इन्होंने सोचा, जब लोगों को बताया तो लोगों ने कहा कि भाई ये कोई, जो समझदार थे उन्होंने कहा कि हो सकता है ये कोई वायरस अटैक हो, क्योंकि उस समय पर वायरस अटैक कई सारे ऐसे चले थे, फ़ोन को ख़राब कर दिया जाता था। तो यहाँ पे किसी ने कहा कि वायरस अटैक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको भूत इफेक्ट और तंत्र मंत्र से भी जोड़ कर देखा। तो ये जो केसेस थे वो यहाँ भी फैलना शुरू होते हैं। पुलिस के पास कुछ कंप्लेंट्स पहुँची, पुलिस ने यहाँ पे इसको एक प्रॉपर रूमर समझ के, प्रैंक समझ के, किसी ने शरारत की है ये समझ के खारिज कर दिया। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ये कहा था कि ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी की फ़ोन स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जा रही है तो ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है, वायरस के अटैक आजकल हो रहे हैं, और या फिर ये कोई प्रैंक कॉल होगा, किसी भी सुपरनैचुरल या फिर आत्मा या भूत प्रेत से जोड़कर इसको नहीं देखा गया। यहाँ पे कोई फाइनेंशियली स्कैम जो था वो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये हो सकता था कि अगर लूट की वारदात यहाँ पे बिल्कुल हो सकती थी, अगर कोई वो उस लाल कोठी के पीछे जाता या गया हो तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स, इस तरह के कोई गुंडे या फिर कोई चोर डकैत वहाँ पे रहें और वो उस व्यक्ति को कुछ हानि पहुँचा सकते थे। तो ये ज़रूर यहाँ पे हो सकता था। तो ये इस तरह से केसेस जो थे मध्य प्रदेश से अब बिहार पहुँच चुके थे। अब ये जो केसेस थे ये सिर्फ मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तक नहीं थे सिर्फ, ये यहाँ से अब साउथ इंडिया पहुँचते हैं। तमिलनाडु का केस आता है साल 2006 और 2007 के बीच का। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक मेटूर और पोडनर एरिया है, एक जगह है, यहाँ पे दिसंबर 2006 में बताया जाता है कि एक पब्लिक फ़ोन बूथ था और उसके बाहर लंबी संख्या में लोग लाइन लगा कर खड़े हुए थे, कतार लगा के खड़े थे। और ये क्यों खड़े थे, इसका रीज़न ये था कि दरअसल एक नंबर यहाँ भी दिया गया है वो नंबर, तो ये जो नंबर था इस पर इन लोगों को बात करनी थी एक आत्मा से। एक फ़ोन बूथ के, आप सोचिए कि एक फ़ोन बूथ है जिसके बाहर लोग लाइन लगा के, कतार लगा के खड़े हुए हैं, एक एक करके उनका नंबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वही सेम नंबर बार बार डायल करते हैं और उसके बाद में किसी से बात करते हैं जो उन्हें भी नहीं पता कि वो जीवित है, उसकी मृत्यु हो चुकी है या क्या है। तो ये कहते थे कि वो एक आत्मा है। और क्यों कॉल किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे कि वो जो है एक लड़की है, लड़की यहाँ पे बात करती है और उसके बाद वो बातचीत में बहुत लंबा आपको कुछ ना कुछ बता सकती है, आपके बारे में कुछ बता सकती है। लेकिन हालांकि इस फ़ोन कॉल पे असल में जो होता था वो ये था कि जब ये लोग, इनकी बारी आती थी, ये कॉल करते थे, बात होती थी, तो सामने से एक लड़की की आवाज़ आती थी, मलयालम में वो बोलती थी और बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन करती थी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम मैं बाद में बताऊँगी। और इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद में वहाँ से आवाज़ आती थी सामने से उस लड़की की कि सॉरी बाय, और ये अचानक उसके बाद फ़ोन जो था वो कट हो जाता था। अब ये जो इतनी सी बातचीत थी, ये करने के लिए वहाँ लाइन लगी हुई थी, लोग सिर्फ ये सुनने के लिए लाइन लगा कर खड़े हुए थे। यही सेम चीज़ जो थी वो मोबाइल फ़ोन्स पर भी शुरू हो जाती है। अब यहाँ मोबाइल फ़ोन पर लोगों के, जिनके पास फ़ोन था उस समय, तो उनके पास में आते थे नंबर और उसके बाद में यही इसी तरह की बातचीत एक लड़की करती थी और अचानक फ़ोन कट हो जाता था। कम से कम बताते हैं कि 5 से 6 दिन तक ये सारा इंसिडेंट चला और उसके बाद में कुछ लोगों को ये समझ में आया कि दरअसल ये कोई भूत प्रेत नहीं या कोई ऐसी कोई आत्मा नहीं है, ये दरअसल वॉइस मेल है।
हुआ ये कि कुछ लोगों को सामने जब उनके पास मैसेजेस आते थे उनके फ़ोन पर कि आपका वॉइस मेल बॉक्स जो है वो फुल हो चुका है, ये ऑटोमेटिक जो मैसेजेस थे वो जब आना शुरू हुए, तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाँ भाई, ये तो वॉइस मेल का एक नया फीचर है, एक नई चीज़ है जो कि आई हुई है। यहाँ पे लोगों ने उसे लेकिन भूतों से कनेक्ट करके देखा, आत्माओं से कनेक्ट करके देखा। दरअसल असल चीज़ ये थी कि वो एक रिकॉर्डिंग चल रही होती थी, वॉइस मेल था, और लोग एक प्रैंक करते थे इस तरह का कि एक वॉइस मेल पे किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके डाल दिया और उसके बाद में सामने वाले को लगातार वही चीज़ सुनाई दे रही है। तो एक तरह का एक फंक्शन था, एक फ़ीचर था। लेकिन इन सब के बीच में वो जो बूथ का ओनर था उसकी बहुत बड़ी चांदी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे उसके बूथ के बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे और उन्होंने उस दिन बहुत पैसा वहाँ पे खर्च किया है। तो उस फ़ोन बूथ वाले की, एसटीडी बूथ वाले की बहुत ज़्यादा कमाई हुई। असल में देखा जाए तो ये पूरा एक टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ था। और हमेशा आपने आम तौर पर मोस्टली ये देखा होगा कि जब भी कभी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरुआत में उसका मिसयूज़ भी होता है, बाद में उसका फिर यूज़ होना शुरू होता है। तो यही वो एक फ़ीचर था, सिंपल फ़ीचर, जिसका मिसयूज़ यहाँ पे हो रहा था। इसके बाद ऐसे इंसिडेंट कई सारे और आए साउथ इंडिया में। एक और नंबर बताया जाता है कि उस नंबर पर एक और लड़की की आवाज़ आती थी, वहाँ पे भी वो भी वॉइस मेल था। उसके बाद एक और नंबर था जहाँ एक रूट सा आदमी था जो कि गाली देता था लोगों को, बहुत ही अब्यूज़िव वर्ड्स का इस्तेमाल करता था, अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात करता था। लोग उस पर भी कॉल करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती आती हैं। कोई फाइनेंशियल स्कैम जो था वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब यही साल था 2006, जब ये सारी कहानियाँ जो थी, ये जो पूरा पैटर्न था, वो पहुँचता है झारखंड। झारखंड में जमशेदपुर का एक इंसिडेंट सामने आता है, जब एक न्यूज़पेपर में, ये डॉक्यूमेंटेड है, बाकायदा रिपोर्ट में दर्ज हुआ था, खबरों में आया था, एक न्यूज़पेपर में एक नंबर छाप दिया जाता है और उस पर भी वही सेम चीज़ थी जो कि मध्य प्रदेश वाले केस में की गई थी कि भाई ये नंबर है और इस पर कोई भूत है जो कि बात करता है। एक स्टोरी के साथ में ये नंबर छाप दिया गया। लोगों को बताया गया कि आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका भविष्य बता देगा और ये सब चीज़ें कर देगा। तो यहाँ लोगों ने इस पर भी कॉल करने शुरू किए। लेकिन असल कहानी ये थी, असलियत ये थी कि वो जो नंबर था गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी की स्टेशन ऑफिसर का नंबर था। यानी इस बार एक पब्लिक सर्वेंट के साथ में ये जो मजाक था वो कर दिया गया था, घोस्ट लाइन उनके नंबर को बना दिया गया, बाकायदा न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप के। अब किसी ने कोई ना कोई ये प्रैंक ही किया था उनके साथ में। खैर, जब सैकड़ों लोगों के यहाँ पे भी कॉल्स आने लगे तो इसके बाद वो जो ऑफिसर बताई जाती हैं, सुपरिटेंडेंट प्रिया दुबे, उन्होंने ये कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। अपने स्टाफ को बताया, उन स्टाफ से कहा कि पता लगाइए कौन लोग हैं, शायद किसी ने ये रूमर फैलाया या प्रैंक किया है। तो ये जो बहुत ही भद्दा मजाक है, ये किसने किया है, तो पता लगाया गया, देखा गया। पुलिस के पास भी ये खबर गई। पुलिस ने उन लोगों को उठाना शुरू किया, उन लोगों को पकड़ना शुरू किया जिन लोगों ने रिसेंटली कॉल किए थे ऑफिसर के पास, उन महिला ऑफिसर के पास में। तो कुछ लोगों को, कुछ लड़कों को जब पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि हमने तो आर्टिकल पढ़ा और वहाँ से नंबर लेके कॉल किया है और अब नहीं करेंगे। तो और इससे ज़्यादा लोग क्या करते। खैर, ये जो केस था ये भी यहाँ पर आया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ भी कोई सुपरनैचुरल चीज़ नहीं थी। ये प्रैंक ही थे जो कि लगातार चल रहे थे, और साथ ही साथ में एक इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म था, एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें बिना वेरीफाई किए नंबर को छाप दिया जा रहा था लोकल न्यूज़पेपर्स में। तो खैर, ये सब चीज़ें यहाँ चली। ये अब तक के जो केस थे 2004 से 2006 के बीच के थे। लेकिन अब जो केसेस आए वो आए 2008 और 12 के बीच। 8 और 12 के बीच में दरअसल यहाँ पे ये जो वेव थी पूरी घोस्ट कॉल की, थोड़ी सी कम हो चुकी थी। लोग अब इस तरह की हरकतें समझ गए थे, लोग मजाक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक नरक का नंबर, एक हेल लाइन, इस तरह का एक अफवाह उड़ी। हुआ क्या कि जैसे जैसे ये जो मोबाइल का डेटा का यूज़ था वो बढ़ता गया, एसएमएस पैक का उस समय चलता था कि लोग एसएमएस पैक डलवाया करते थे, बाकायदा पैसे देकर उनको 100-200 एसएमएस मिलते थे। ऑरकुट और फेसबुक जो था उसका भी एक अर्ली स्टेज थी। जिन लोगों के पास सिस्टम थे, डेस्कटॉप थे, तो ऑरकुट पे वो थे, इंटरनेट था, तो वो वहाँ पे जाके अकाउंट बना सकते थे। ये जो समय चला, इस समय पर ये जो घोस्ट कॉल लेजेंड्स थे, अब ये एक नए फेज़ में घुस गए। 2008 से 12 के बीच में ये आया सामने कि दरअसल 9 और 0 नंबर जो हैं, यानी कि अगर सारा 10 की 10 डिजिट जो है वो 9 नंबर की हैं या 0 नंबर की हैं, और इस नंबर से अगर कॉल आता है तो ये नरक का नंबर है। इसको हेल लाइन कहा गया कि अगर 10 बार 0 दिख रहा है आपको, फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है उसमें, या फिर फ़ोन पे कॉल आ रहा है उसमें 10 बार 9 दिख रहा है, तो ये एक हेल लाइन है, ये ऐसे किसी बुरी आत्मा का नंबर है। तो रूमर ये फैलाया गया कि अगर ऐसा कोई नंबर आपके पास आएगा तो आपको सामने से, अगर आप उसको उठाते हो तो आपको रोती हुई आवाज़ें सुनाई देंगी किसी की, आपको किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देंगी, चीख पुकारने की आवाज़ें सुनाई देंगी, और ज़्यादातर बताया जाता था कि ये किसी फीमेल की आवाज़ होगी। तो टेक्निकल रियलिटी ये थी इसकी कि ये दरअसल आईडी स्पूफिंग का
कॉल स्पूफिंग का अर्ली स्टेज था। ये दरअसल एक पूरा कॉल स्पूफिंग था जो कि लोग शरारत करने के लिए इंटरनेट पर फॉरेन वेबसाइट से या फिर कोई एप्लीकेशन इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में वहाँ से बिना अपना असली नंबर दिखाए किसी भी एक अननोन नंबर को डाल के 10 बार 9 ही नंबर डाल दिया, 10 बार 0 डाल दिया, उसके बाद किसी भी अपने पहचान वाले को कॉल कर सकते थे। तो वो डिजिट जो सामने वाले को दिखेगा वो उसका असली नंबर नहीं दिखेगा जो शख्स कॉल कर रहा है। उसने वो जो नंबर डाला है शरारत करने के लिए वही नंबर उसे दिखेगा और ऐसे अजीब और गरीब नंबर से लोगों के पास कॉल पहुंचते थे। तो ये दरअसल पूरा कॉल स्पूफिंग था जो कि उस समय पर चला, लेकिन इसने भी लोगों के बीच में एक हॉरर सीन जो था वो क्रिएट कर रखा था, कर दिया था। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये सब चीज़ें चली हैं उस समय, और जब ये चलती थी तो लोग सोचते थे कि असल में ये कोई भूत का नंबर हो सकता है, जबकि हालांकि ये प्रैंक थे, ये सिंपल प्रैंक जो कि आज भी चले हुए आते हैं। अब आगे बढ़ा दौर 2014-2016 का दौर आया। ये वो समय था जब व्हाट्सएप आया। लोगों व्हाट्सएप मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ, हर किसी के पास व्हाट्सएप था। एक इनफैक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन देखा जाता है व्हाट्सएप को कि आज की डेट में तो खैर उसके बिना काम बहुत नहीं समझा जाता कि काम हो पाएगा। लोगों के जो ऑफिस के ग्रुप हैं वो अब व्हाट्सएप पे हैं, पूरा ऑफिस जो है ग्रुप पे चलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं व्हाट्सएप पे आज डिपेंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन उस समय ये व्हाट्सएप का बहुत ही अर्ली स्टेज थी। और इसी अर्ली स्टेज में व्हाट्सएप के ऊपर भी एक नया एक घोस्ट लेजेंड आता है। एक कर्स नंबर बताया गया था, एक शापित नंबर बताया गया था। कहा गया कि 8 बार, ये जो नंबर है दरअसल इसमें 10 डिजिट नहीं है, ये 8 डिजिट है, और 8 डिजिट सारे के सारे 8 नंबर हैं, यानी 8 बार 8। रूमर ये था कि अगर इससे तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉल आती है या फिर व्हाट्सएप तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड है और इससे इस नंबर से अगर तुम्हारे फ़ोन पे नॉर्मल कॉल आ रही है तो ये एक घोस्ट एंटिटी का नंबर है, ये किसी भूत प्रेत का नंबर है। इसे उठाने से तुम्हारा जो फ़ोन है वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर भी वो जो आत्मा है वो फ़ोन नंबर से तुम्हारे घर में एंटर कर जाएगी। ये लाइन कही गई थी इस पूरे नंबर के साथ में। अब यहाँ ये जो इंसिडेंट आया खबरों में भी छपा, लेकिन इसकी जो टेक्निकल रियलिटी थी वो ये थी कि दरअसल ये जो नंबर था किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का नंबरिंग प्लान में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एक बोगस सीक्वेंस था जो कि सिर्फ फॉरवर्ड्स के ज़रिए दरअसल यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा था। इस तरह से इसको समझिए कि ये असल में कोई नंबर था ही नहीं, ना ही किसी के पास ये कॉल्स आए हैं, ना ही किसी ने इस तरह के कॉल को उठाया है। ये सिर्फ एक इमेज थी जिसको एडिट किया गया, 8 बार 8 जो डिजिट है उसका नंबर दिखाया गया, और उसके बाद लोग यहाँ से वहाँ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया करते थे उस इमेज को कि मेरे पास में ये फ़ोन आया था, मेरा फ़ोन ख़त्म हो चुका है, ब्लास्ट हो गया है, मुझे घर में कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये जो चीज़ें थी यहाँ पे फैलाई गई, ये वो फॉरवर्ड मैसेजिंग थी जो कि लगातार आज भी हम देखते हैं कि बहुत से फॉरवर्ड मैसेजेस यहाँ से वहाँ फैलाए जाते हैं। आज की डेट में पॉलिटिकली देखा जाए तो उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है कि भाई ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर है, फ़र्ज़ी होगी, फेक होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस समय से चलना शुरू हो चुकी थी। तो खैर ये व्हाट्सएप की वायरलिटी जो थी उसको भी यहाँ पे कई सारे लोगों ने इस तरह से लोगों को डराने के लिए, प्रैंक करने के लिए इस्तेमाल किया। एक हॉन्टेड इंटरनेशनल लाइन के रूप में इसको दिखाया गया। ये सारे केसेस अभी तक रहे, लेकिन अब जो केस आया साल 2017-18 के बीच में, ये आप मान लीजिए कि ये जितने भी एक पूरा सीक्वेंस रहा, पैटर्न रहा इन सारे केसेस का, ये इसका कंक्लूज़न था। 2017 और 18 में दरअसल वनगिरी स्कैम नाम से एक ऐसा बड़ा घोटाला चला, एक इस तरह की चीज़ चली जो कि फ़ोन कॉल्स के ऊपर ही पूरी डिपेंडेंट थी, और कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इससे बहुत लाखों रुपए, हज़ारों रुपए कमाया है। ये कैसे होता था दरअसल कि 2017-18 के बीच में, क्योंकि अब देखिए मोबाइल लिटरेसी भी बढ़ चुकी थी, अब भूतों के और इस तरह के जो कॉल थे लोग उनको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन एक नया खतरा इस तरह से आया वनगिरी स्कैम के नाम से, जो कि इंटरनेशनल कॉल से शुरू हुआ भारत के अंदर। ये भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत में लोगों के पास में रात के 2 या 3 बजे, इसको बनाया किस तरह से गया था स्ट्रक्चर आप देखिए कि रात के 2-3 बजे +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, +375 बेलारूस का, +255 तंजानिया का, इन 3 कंट्री कोड से रात के 2-3 बजे के आसपास कॉल आता और 1 या 2 रिंग जागने के बाद वो कॉल कट जाता था। अब जिसके पास कॉल आया है उसको क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई ये कौन होगा, किसने कॉल किया है, और कंट्री कोड भी दूसरा, यानी कि बाहर किसी विदेश से कॉल आया है। इस कन्फ्यूज़न में जब वो व्यक्ति वापस इस पर कॉल करता था तो वहाँ से कुछ अजीब सी बहुत देर तक आवाज़ें आती, अचानक बीच में कोई कुछ बोलता फिर बंद हो जाता, कुछ बैकग्राउंड नॉइसेज आती। तो लोग बहुत देर तक फ़ोन पर लगे रहते थे, टिके रहते थे कि भाई कोई तो सामने से कुछ बोलेगा।
ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, अगर ओवरऑल आप देखें कि रात के समय पे कॉल आ रहा है, वो भी एक अननोन इंटरनेशनल नंबर से, तो किसी का भी हो सकता है। लोग कॉल करते, उस पर बहुत लंबे समय तक अपना टाइम देते। लेकिन बाद में जब इसका पूरा रिपोर्ट्स आगे आई, एक्सपर्ट्स के सामने आई, पुलिस के सामने आई, तो उजागर हुआ एक वनगरी स्कैम। वनगरी स्कैम दरअसल टेलीकॉम एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी बताते हैं कि ये एक प्रीमियम रेटेड कॉल स्कैम था। वनगरी स्कैम को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि वनगरी ये जो शब्द है, जापानीज शब्द है, इसका मतलब है वन एंड कट, यानी कि एक रिंग मारो और उसके बाद फ़ोन को कट कर दो। एक रिंग आती थी, फ़ोन कट हो जाता था, इसलिए ताकि विक्टिम जो है, जिसके पास फ़ोन किया जा रहा है, वो दोबारा से आपको कॉल बैक करे। स्कैमर्स जो थे, जो इस वनगरी स्कैम को चलाते थे, वो ऑटो डायलर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते, और उन ऑटो डायलर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू किया क्या जाता था कि लाखों नंबर्स पर एक बार में बल्क कॉल किए जाते, इन सारे कंट्री कोड से, अलग अलग नंबर से। तो ये जो बल्क कॉल्स थे वो कई सारे लोगों के पास जाते। जब लाखों लोगों को किया जाएगा तो उसमें से कुछ हज़ार ऐसे होंगे या कुछ सैकड़ों ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे कॉल बैक करेंगे, उस क्यूरियोसिटी में, उस कन्फ्यूज़न में। और उसके बाद जब वो कॉल करते थे तो यहाँ पे जो चार्ज उन लोगों के ऊपर लगता था वो था प्रति मिनट 50 से 100 रुपये का। यानी आप सोचिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे अगर 1 मिनट भी उस कॉल पे रुक गया है, वो 50 रुपये तो देकर जा ही रहा है, उसके 50 रुपये कट रहे हैं, वो उसको भी नहीं पता है, वो इंटरनेशनल लाइन पे है। तो ये एक ओवरऑल बेसिकली प्रीमियम रेटेड कॉल स्कैम था, एक इंटरनेशनल लाइन पर जो कि किया जाता था। और जितनी देर तक वो उस फ़ोन पर टिकता था, अजीब सी आवाज़ें उसको आती थी, कुछ कभी कोई कुछ बोलता था, कभी किसी लड़की की आवाज़ आती थी, तो ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। यहाँ पे जितनी देर वो यहाँ पे रुकता, उतना उसका बैलेंस जो था वो कट होता था, उतना मैक्सिमम उसका कट आउट पे आउट बनता था जो उसको पे करना पड़ेगा। ये जो स्कैम था, वनगरी स्कैम, इस पर इंटरनेशनल एजेंसीज़ का भी बयान आया। यूरोपोल जो है इंटरनेशनल एजेंसी, उसके मुताबिक बताया जाता है कि जो क्रिमिनल्स थे वो प्रीमियम रेटेड जो नंबर थे, नंबर प्रोवाइडर्स थे, उनके साथ में रेवेन्यू शेयर डील्स पे यहाँ पे काम किया करते थे। ये पूरा रेवेन्यू शेयरिंग डील के ऊपर पूरा स्कैम चल रहा था। क्रिमिनल बाकायदा इसके पीछे थे, कई सारे ऐसे एलिमेंट्स पीछे थे, जो कि ऐसे लोग पीछे थे जो कि ठगना चाहते थे, फ्रॉड्स थे। वो यहाँ पे इन प्रीमियम रेट जो नंबर हैं, ऐसे प्रोवाइडर्स हैं, उनको यूज़ किया करते। रेवेन्यू शेयर डील्स पे काम होता। कॉल से जो चार्जेस जो जनरेट हुआ करते थे उन विक्टिम्स के, उसमें से कुछ परसेंटेज इन क्रिमिनल्स को दिया जाता था, स्कैम ऑपरेटर्स को दिया जाता था। तो ये जो पूरा स्कैम था, ये 2017-18 की ही बात है। आप सोचिए, ये उस समय पर लगातार चला है, बाद में इसको बस्ट किया गया और इस तरह के जो नंबर्स थे उनको भी ब्लॉक किया जाता रहा। आज के टाइम पे तो आप देखें कि इतने सारे जो कॉल ट्रेस करने के, कॉल देखने के कि कहाँ से कॉल आ रहा है, उसको ब्लॉक करने का, DND का, डू नॉट डिस्टर्ब का, इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं कि आज की डेट में ये सब जो स्कैम है वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। ये सब आज के केसेस थे, लेकिन ये जो 2004 से 2018 तक हमने जो अभी आपको एक ओवरऑल पैटर्न दिखाया है, ये असल में क्या था। वनगरी स्कैम को छोड़ के बाकी जो केसेस थे, ज़्यादातर केसेस में आप ये देख सकते हैं कि ये एक मास हिस्टेरिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ऐसी कहानी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हज़ारों लोगों के बीच में एक से स्टार्ट हुई और हज़ारों लोगों के बीच में रिपीट होने लगी है, फैलने लगी है, तो लोग उसको सच मानने लगते हैं। चाहे वो लाल नंबर जो आता था, रेड नंबर, वो हो, या फिर वो एक्सीडेंट के विक्टिम की कहानी हो, मध्य प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, या फिर वो लाल कोठी के पीछे बुलाने का इंसिडेंट हो, ये सब कुछ मास हिस्टेरिया था। जितना लोग इसको रिपीट करते थे, जितना फैलती थी, उतना लोग इसको सच मानने लगते थे। एक और चीज़ थी यहाँ पे इस समय पर 2004 से 18 के बीच में, कि लोगों के बीच में जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी थी। आज भी जो हमने ये वीडियो आपको बताया है, तो आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि जानते ही नहीं होंगे कि ये जो कॉल थे, घूस कॉल, इस तरह का भी एक एरा रहा है पूरा भारत के अंदर। तो ये जो जागरूकता की कमी थी उस समय पर, स्पैम डिटेक्शन उतनी अच्छे से नहीं हो पाता था, कॉलर आईडी की लिटरेसी नहीं थी, स्पूफिंग जो अवेयरनेस थी वो नहीं थी लोगों के बीच में। इस तरह की शरारतें लोग इस वजह से कर पाते थे, और ये जो अजीब कॉल थे लगातार आते थे लोगों के पास में। एक और तीसरा एस्पेक्ट इसका है, टेलीकॉम जो कंपनीज थी उनकी टेक्निकल कमियां। आप देखिए कि यहाँ पे जो क्रॉस कनेक्शंस हैं, उस समय पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि एक लाइन पे अगर आप कॉल कर रहे हैं तो वो लाइन किसी दूसरे को कनेक्ट हो जा रही है। आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया, वो दूसरे किसी के पास लग जा रहा है, और उसके बाद आप यहाँ से कुछ बात कर रहे हैं और वो रॉन्ग नंबर है दरअसल, फिर भी आपका जो पैसा है वो कटेगा। तो क्रॉस कनेक्शन होना, नेटवर्क के जो ग्लिचेस थे, हार्डवेयर के जो ग्लिचेस थे, वायरस अटैक्स थे, तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती थी, और इन पर कंपनीज़ जो थी, टेलीकॉम कंपनीज़, वो उतनी बेहतर तरीके से उस समय पर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो है वो उतना खास नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ खैर बेहतर हुई।
एक प्रैंक कल्चर जो है उसकी बात की जाए तो वो 2004 में भी था, वो आज भी है। आप आज उनको बाकायदा रील्स में देखते हैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो प्रैंक्स जो हैं वो आज भी चलते हैं। लेकिन इन सब के बाद कंक्लूड जब हमने इसको किया इस पूरे एपिसोड को, तो यहाँ पे आप देखिए वनगिरी स्कैम का नाम आया। ये एक ऑर्गेनाइज फ्रॉड था, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज फ्रॉड, जहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स, कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स टेलीकॉम लूपहोल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, टेलीकॉम सिस्टम के लूपहोल्स का, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, उनको विक्टिम जो थे उनका पैसा लूटने के लिए। तो यहाँ पे ये जो ओवरऑल केसेस रहे, इसमें पूरे में आपको बता दिया जाए, टेलीकॉम कंपनीज़ ने कभी भी इन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरह नहीं देखा है। हमेशा इनको एक ऐसे तरह से देखा गया कि ये टेक्नोलॉजी का ही ग्लिच है या फिर कोई प्रैंक कर रहा है। ये जो ओवरऑल टाइम रहा 2004 से 18 के बीच का, घोस्ट कॉल एरा इसको कहा जाता है टेलीकॉम कंपनीज़ के बीच में। ये दरअसल असलियत में भारत का जो डिजिटल ट्रांजिशन हुआ है, ये उसकी कहानी था। मतलब ये जो डिजिटल ट्रांजिशन है उसमें कहीं ना कहीं एक ये जो घोस्ट कॉल एरा था वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि उस समय पर बढ़ते हुए ये भी भारत में लोगों ने देखा है। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपके घर वालों के किसी के ऐसे हों, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहन से पूछिएगा। किसी ना किसी को ये सब पता ज़रूर होगा कि इस तरह के कॉल या फिर उन्होंने रिसीव किए हैं या फिर कहीं पे ऐसा कुछ कॉल किया था। तो ये इंसिडेंट आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।